लाइफ में कई बार ऐसा टाइम आता है जब हमें लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, जैसा हम चाहते थे वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी हमारी तकलीफ़ को नहीं समझ पा रहा। हमारे अपने हमें नहीं समझते। जो हम चाहते थे वो हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। तब हम कहते हैं कि लगता है ये हमारी लाइफ का सबसे बुरा टाइम चल रहा है, बुरा दौर चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज जो कविता हम पढ़ने वाले हैं, ये महज एक कविता नहीं है, ये एक रचना नहीं है। सिर्फ ये एक रास्ता है जो हमें इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि हम अपने जीवन में, अपनी लाइफ में ये तय कर पाएं कि बुरा वक्त कब तक नहीं आता, या वो कौन कौन सी बातें हैं जो जब तक हमारे जीवन में ना हो जाए हमें इस बात तक, इस तह तक नहीं पहुंचना चाहिए कि ये बुरा वक्त आ गया है। और यकीन मानिए, अगर आप आज अपने जीवन का थोड़ा सा समय देकर के इस कविता को समझ लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जिस समय को आप बुरा कहते हैं या ये कहते हैं कि शायद ये हमारी लाइफ का अच्छा टाइम नहीं है, आपका नज़रिया, आपकी विचारधारा बदल जाएगी। और यकीन मानिए, जब हमारा नज़रिया बदलता है चीज़ों को लेके, लोगों को लेके, तब असली परिवर्तन शुरू होता है होना, दुनिया में भी, हमारी अपनी ज़िंदगी में भी। तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं और जया जादवानी जी की, जो कि एक बहुत ही आशावादी लेखिका हैं, उनकी एक उनकी ये जो कविता है, ये आज हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है इस शीर्षक के अंतर्गत कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। वैसे जानकारी के लिए आपको ये बात तो पता ही होगी कि ये कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक है वसंत, उसका अध्याय 8 है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है पहली पंक्तियों में कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। ये जो पहली पंक्तियाँ हैं, इनमें स्पष्ट रूप से कवयित्री जया जादवानी जी ने लिखा है, हमें बताया है कि कठिन समय जो है वो क्या क्या नहीं है। पहले एक काम करते हैं, इसके कुछ शब्दार्थों पर नज़र डालते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक शब्द आया है गंतव्य। गंतव्य का मतलब होता है क्या? जैसे यहाँ पे लिखा है ना, गंतव्य तक। गंतव्य का मतलब होता है जहाँ पर हमें जाना है, जहाँ पर हम जाना चाहते हैं। बाकी तो सब सरल सरल शब्द हैं इन पंक्ति में। जैसे झरती, झरती लिखा है, झरती का मतलब होता है गिरना, है ना, झरती हुई पत्ती। अब अर्थ समझते हैं। सबसे पहली लाइन क्या लिखी है? नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। ये जो समय है अभी जो हमारे जीवन में चल रहा है, ये सबसे कठिन समय नहीं है। हमारे जीवन का जो भी सबसे कठिन समय होगा वो अभी आया नहीं है। कवयित्री ऐसा क्यों कह रही हैं? क्यों कह रही हैं कि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, यानी चिड़िया ने अभी भी अपने घोंसले बनाने का प्रयास नहीं छोड़ा है। तो फिर हम कैसे छोड़ सकते हैं आगे बढ़ने का प्रयास? अपने जीवन में जो हम चाहते हैं उसे पाने का प्रयास कैसे छोड़ सकते हैं? चिड़िया तो अभी भी अपना घोंसला बना ही रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रकृति की ये सबसे कमाल की बात है कि जो प्रकृति होती है ना, वो सबसे अच्छी शिक्षक इसीलिए है क्योंकि वो कभी भी शोक नहीं मनाती और ना ही वो खुश होती है, प्रसन्न होती है। प्रकृति की एक आदत है कि वो जैसा चल रहा है वैसा निरंतर चलाते रहती है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, एक गुण है उसमें, वो आनंदित हमेशा रहती है ना। आप जब भी प्रकृति की गोद में बैठेंगे तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आप अपनी माँ की गोद में बैठे हुए हैं। प्रकृति वाकई में हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, समय समय पर हमारा मार्गदर्शन भी करती है। तो प्रकृति का ही तो एक हिस्सा है चिड़िया, है ना। तो वो अपना घोंसला बना रही है, बनाने के लिए कोशिश कर रही है, उड़ने की तैयारी कर रही है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये कठिन समय आ गया है? क्योंकि कठिन समय तो वो होगा जब सब काम बंद हो जाएगा, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, करना चाहेगा भी नहीं, मन से ये आवाज़ ही नहीं आएगी कि अब कुछ करना है, ना कोई और कुछ करेगा। वो होगा कठिन समय। आगे लिखा है, और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। और अभी भी क्या है? अभी भी जैसे पेड़ से कोई पत्ती गिरती है ना, तो उसको थामने के लिए कोई ना कोई वहाँ बैठा हुआ होता है। कहने का मतलब है कि अगर आप कभी संभल ना पाए ना, गिरने लगें, आगे ना बढ़ पाएँ, कहने का मतलब है कि आप चिंता में हो, तो अभी भी कई लोग हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं, जो एकदम से कहीं से आ जाते हैं, आपको भी नहीं पता चलता। ज़रूरी नहीं कि वो आपके अपने ही हो, कोई भी हो सकता है। और वो
आपको थामने के लिए वहाँ पर है। आगे लिखा है कि अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि लोग तो स्टेशन पर आते जाते रहते ही हैं ना, अभी भी रेलगाड़ियाँ आ रही हैं, यात्रियों को, लोगों को एक जगह से दूसरे स्टेशन तक, जहाँ उनकी मंजिल है, जहाँ उनका गंतव्य है, वहाँ तक तो पहुँचा ही रही है। और जहाँ वो जाना चाहते हैं वहाँ कोई ना कोई तो उनकी प्रतीक्षा कर ही रहा है, उनका इंतज़ार कर ही रहा है ना। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि अभी कठिन समय आ गया है? बिल्कुल नहीं, ये कठिन समय नहीं है, और ना ही ये किसी कठिन समय की शुरुआत है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। आगे लिखा है, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। और ये जो आगे की पंक्तियां हैं, जो कि बहुत ही गूढ़ अर्थ अपने साथ लिए हुए हैं, इसमें कहा जा रहा है कि अभी भी क्या हो रहा है, कोई किसी का इंतज़ार कर रहा है और कहता भी है उसे कि सूरज डूबने वाला है, जल्दी आ जाओ। अक्सर आपने देखा होगा, यह लाइन आपने अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने घर के बड़ों से सुनी होगी कि सूरज ढलने वाला है, जल्दी आ जाना, देर मत करना, रात हो जाएगी, है ना, इस तरह से। फिर आगे यह भी लिखा है कि उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, वो अभी भी कहा जाता है। आप तो जानते ही हैं, अक्सर हमने कई कहानियाँ इस तरह से सुनी है कि दादी की कहानी, नानी की कहानी, है ना। तो अभी भी कई ऐसी जो कहानी है वो हमें सुनने को मिलती है ना। और उसका आखिरी हिस्सा बड़े रोचक ढंग से सुनने के लिए हम बेकरार रहते हैं। तो बस यही कहा गया है कि ये दुनिया के जितने भी बच्चे हैं ना, मैं, आप, हम सभी, जब हम बच्चे थे या अभी बच्चे हैं, हमारे लिए रोचक बात है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये कठिन समय आ गया है? बिल्कुल नहीं आया, और ना ही किसी कठिन समय की अभी शुरुआत हो रही है ना। आगे लिखा है, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। ये सबसे कठिन समय बिल्कुल भी नहीं है ना। अब यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं कि जो कहानियाँ हैं उनमें अक्सर ऐसा होता है, परियों की कहानियाँ होती हैं, है ना, अंतरिक्ष से कोई आता है, या कह लीजिए कि हमारा विज्ञान तरक्की कर रहा है और आए दिन कुछ न कुछ नया होने की खबर अंतरिक्ष में घटती ही है ना। कई ऐसे शब्द हैं हमारे सामने, एलियन जैसे। तो कुल मिलाकर जो कवियत्री हैं वो बड़े प्यारे ढंग से, प्रेरक ढंग से हमें ये समझाने का प्रयास कर रही हैं कि अभी हमारे ज़िंदगी का, हमारे जीवन का बुरा दौर, कठिन समय नहीं आया है ना। मुझे उम्मीद है आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि समझ में आने का मतलब है कि हमने इसकी बातों को अपने जहन में उतारा है, अपने जीवन में उतारा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस कविता के प्रश्न अभ्यास की। एक अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो किसी चीज़ को इतने अच्छे से समझ ले कि बाद में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सक्षम हो जाए। जब हमने कविता समझ ली है तो अगर हम उत्तर भी दे पाएँ तभी तो पता चलेगा कि हम अच्छे से समझ पाए हैं या नहीं। तो चलिए, सबसे पहला पाठ से सेक्शन के अंतर्गत प्रश्न दिए हैं, यानी ये जो 3 प्रश्न यहाँ पे दिख रहे हैं ये पाठ से दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, मैं आपको जो उत्तर दूंगा वो एक सुझाव है। मैं चाहता हूँ आप अपना उत्तर स्वयं लिखें, क्योंकि हमेशा हमें सफलता उसी उत्तर से मिलती है, उसी रास्ते से मिलती है जो हमारा खुद का होता है। किसी और के द्वारा तैयार न हो तो ही सच्ची सफलता को हम प्राप्त कर पाते हैं। तो पहला प्रश्न है जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ा कि कविता में ऐसा लिखा तो है कि ये कठिन समय नहीं है, लेकिन इसके पीछे तर्क कौन कौन से दिए गए कविता में। तो आप इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये कठिन समय नहीं है क्योंकि अभी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ है, वो उड़ने के लिए तैयार बैठी है। कविता में लिखा है, पेड़ से झड़ती हुई पत्ती को सहारा देने वाला हाथ अभी भी उसे सहारा दे रहा है।
गाड़ी अपने गंतव्य तक जा रही है। बूढ़ी नानी अंतरिक्ष के पार की कहानी सुना रही है। उसके अनुसार तो कोई आएगा और वहाँ के लोगों की खबर लाएगा। ये सारे तर्क हैं जो इस कविता में दिए गए हैं। इस तरह से आप अपना उत्तर यहाँ पर दे सकते हैं बच्चों। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 हमारे सामने है कि चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी। लिखिए। अब देखिए, चिड़िया तिनकों का क्या करती है ये तो जग जाहिर बात है, आपको भी पता ही होगा। लेकिन जिनने प्रश्न पूछा है यदि उसको उत्तर के तौर पर देना हो, लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे सटीक ढंग से कि चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर इसलिए उड़ने की तैयारी कर रही है ताकि वह सूरज डूबने से पहले अपना घोंसला बना ले। इसके अलावा वह तिनकों से अपने घोंसले को सही करती होगी या अपने बच्चों के लिए नया घोंसला बनाती होगी, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी, तो अभी भी का प्रयोग करते हुए हमें यहाँ पर 3 वाक्य बनाने हैं और ये भी देखना है कि उनमें लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाली किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, जो बिना रुके चलता है। तो बहुत ही सरल प्रश्न है ये। तो कोई भी ऐसे 3 वाक्य बोल दीजिए जिसमें अभी भी आता हो और अभी तक काम चल रहा हो। जैसे पानी अभी भी बरस रहा है, बच्चे अभी भी खेल रहे हैं, अध्यापक अभी भी पढ़ा रहे हैं, हम अभी भी सुन रहे हैं, है ना। ऐसे कई वाक्य लिखे जा सकते हैं। फिर चौथा प्रश्न भी है इस सेक्शन में कि नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। तो ये भी बहुत सरल है, आप लिख सकते हैं कई सारे वाक्य। नहीं अभी भी बच्चा सो रहा है, नहीं अभी भी परीक्षाएं चल रही है, नहीं वह अभी भी खाना खा रहा है। इस तरह से आप यहाँ पर अपने वाक्य लिख सकते हैं। ये तो हो गई कविता से पूछे गए प्रश्नों की बात। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन प्रश्नों की जो कविता से आगे के सेक्शन में हमसे पूछे गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिसके आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने का संघर्ष हो या संदेश हो। सॉरी। तो देखिए, अब आप अपने घर में अपने बड़ों से पूछिएगा कि ऐसी कोई कथा है क्या जिसमें आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने का संदेश हो, जानकारी हो। तो वो आपको ऐसी अनेक घटनाएं और अनेक कथाएं सुनाएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से कठिन परिस्थितियों से अंततः जीत जाते हैं, है ना। जैसे वो हो सकता है वो इंडियन माइथोलॉजी के अंतर्गत आने वाली कह लीजिए कि महाभारत की कहानी हो, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि कैसे पांडव जो है अंततः विजय प्राप्त करते हैं, जीतते हैं 5 पांडव, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार लिखिए। अब देखिए, इसका उत्तर अगर आपको देना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई जो हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं वो उसके बारे में हम क्या सोचते हैं। तो अगर हम विद्यार्थी हैं, अपने खेल में मगन है, तो हम सोचते हैं कि अरे क्यों व्यर्थ में हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, है ना। लेकिन हम कई बार ये नहीं जान पाते कि उनको हमारी फिक्र है, चिंता है। हम दुनिया के उस हिस्से से शायद अभी तक परिचित नहीं है जिससे कि वो प्रतीक्षा करने वाला परिचित है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है ना। तो इस तरह से आप अपना उत्तर यहाँ पर दे सकते हैं। अब इसके बाद में आगे लिखा है अनुमान और कल्पना। तो यहाँ पे आप अपने अनुमान और कल्पना कीजिएगा और जो लिखा है उसको समझिएगा। अब देखिए, इस अध्याय में एक बहुत ही रोचक हिस्से पे हम आ गए हैं, वो है पहाड़ से ऊंचा आदमी। ये सिर्फ पढ़ने के लिए है ऐसे तो कहानी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सिर्फ पढ़ने के लिए होने के बावजूद भी ये सिर्फ सीखने के लिए ही है। पढ़ना तो मुझे है ही, सुनना आपको है, लेकिन ज़रा सोचिए, यहाँ पे शीर्षक दिया है पहाड़ से ऊंचा आदमी।
आपको लगता होगा ना कि कोई कहानी होगी, नहीं, ये एक सत्य घटना है। अब आप सोचेंगे कि क्या बात हो रही है, कोई हकीकत में पहाड़ से ऊंचा आदमी कैसे हो सकता है, और अगर है तो फिर हमें उसके बारे में पता क्यों नहीं है। तो पता है यहाँ पे पहाड़ से ऊंचा होने का मतलब क्या है, ये आपको मैं कहानी पढ़ करके बताऊंगा, और ऐसे ही पढ़ूंगा जैसे कि यहाँ पर लिखी हुई है, ताकि पूरी भावना के साथ आप इस कहानी को समझ पाएँ। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है। 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा पहाड़ काटने के लिए कितना वक्त लग सकता है, बताइए। पहाड़ है 360 फीट लंबा और चौड़ाई है उसकी 30 फीट। बहुत बड़ा पहाड़ है, स्वाभाविक सी बात है, नाम ही तो पहाड़ है, पहाड़ का तो मतलब ही बड़ा होता है। अब आप बताइए कि अगर उसको कितना समय लगेगा अगर हम काटने की कोशिश करें। तो अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज के समय में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम पहाड़ का सीना चीरने के लिए किसी मशीन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर यह पूछा जाए, प्रश्न को थोड़ा बदल दिया जाए, मतलब क्या बदल दिया जाए कि इस काम को अगर एक ही आदमी करेगा, सिर्फ एक आदमी, तो बताइए कितना वक्त लगेगा। तो आप कहेंगे कि तो अजीब प्रश्न पूछ लिया है, तो चकरा रहा है सवाल। यही लिखा है यहाँ पे कि शायद यह चकरा देने वाला सवाल होगा, लेकिन बिहार के गया जिले के गैलौर गांव में एक मजदूर परिवार में जन्मा एक शख्स इसका जवाब अपने बाजुओं और अपनी मेहनत से देते हैं। इसका मतलब आपको समझ में आया कि बिहार का एक ज़िला है गया, वहाँ पे एक गांव है गैलौर, और वहाँ का एक मजदूर परिवार है, वहाँ पर एक शख्स है जिसने जन्म लिया है, और उसने इसका जवाब प्रैक्टिकली दिया है, यानी ज़बान से नहीं दिया, करके दिखाया है। बिल्कुल, पहाड़ को हिला देने वाले उन दशरथ मांझी ने राजधानी दिल्ली में 2007 में अंतिम सांस ली। उनका जन्म 1934 में हुआ था। वर्ष 1966 की किसी अलसुबह जब छैनी हथौड़ा लेकर दशरथ मांझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे, तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस शख्स ने अपने दिल में क्या ठान लिया है। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर काम करने वाले दशरथ मांझी ने जब पहाड़ पर छैनी हथौड़ा चलाना शुरू किया, तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं, गांव के लोगों के लिए भी वह एक हंसी के पात्र बन गए थे। अब मान लीजिए कि आप गए आज हथौड़ा छैनी लेके और कहेंगे कि पहाड़ तोड़ता हूँ, मैं ये पहाड़ तोड़ दूंगा। लोग तो हंसेंगे ही, क्योंकि आपने जो काम किया है प्रैक्टिकली लोगों को ऐसा लगेगा, अरे ये कैसे हो सकता है, पहाड़ कैसे तोड़ दोगे भाई, हंसेंगे ना लोग। ऐसा ही उस समय भी हुआ। जीवन संगिनी फागुनी देवी का समय पर इलाज न करा पाने से उसे खो चुके दशरथ मांझी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। धुन के पक्के दशरथ की अथक मेहनत 22 साल बाद तब रंग लाई जब उस पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गांव तक निकल आया। अब आप सोचेंगे कि ये तो बहुत ही अलग सी बात हो गई कि ठीक है, मान लेते हैं कि आदमी ने पहाड़ तोड़ दिया, लेकिन वो वजह भी तो जाननी होगी कि आखिर ये तक बड़ा कौन सा मोटिवेशन है जिसने उन्हें ये काम करने पे मजबूर किया। आखिर उन्होंने बिना थके बिना हारे इतने लंबे समय तक के 22 साल तक मेहनत भी करी, बिना रुके बिना थके। तो ये कैसे संभव है? तो चलिए अभी कहानी को समझ लेते हैं। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि दशरथ को पहाड़ चीरने की धुन सवार हो गई। बच्चों, दरअसल पहाड़ को जब तक चीरा नहीं गया था, तब तक दशरथ के गांव से सबसे नज़दीकी वजीरगंज अस्पताल है, जो 90 किलोमीटर बढ़ता था। दशरथ की पत्नी की तबीयत खराब होने पर उसे वहां ले जाने के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया था। उन्हें लगा कि पहाड़ से कोई रास्ता होता तो मैं अपनी पत्नी को वक्त पर अस्पताल ले जाता और उसका इलाज करा पाता। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है, दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो, बस अपनी आंखें औरों के सपनों से जोड़ दो। बच्चों, जिंदगी का 30वां बसंत पार कर चुके दशरथ मांझी ने शायद शेष गांव के निवासियों के मन में दबी उस छोटी सी हसरत को अपनी जिंदगी का मिशन बना डाला और अपनी पत्नी की असामयिक मौत से उपजे प्रचंड दुख को एक नई संकल्प शक्ति में तब्दील कर दिया। 5-6 साल तक दशरथ अकेले ही मेहनत करते रहे। धीरे धीरे और लोग भी जुड़ते चले गए। वहाँ एक दान पात्र भी रखा गया था जिसमें लोग चंदा डाल देते थे। कई लोग अपने घर से अनाज भी देते थे। और बच्चों, आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि गैलौर से वजीरगंज जाने की 80 किलोमीटर की दूरी को 13 किलोमीटर ला देने वाला
यह रास्ता एक श्रमिक के प्यार की निशानी है। एक अंग्रेज पत्रकार ने लिखा है, पुअर मैन्स ताजमहल। कुछ समय पहले एक पत्रकार उनसे मिलने गया, तब एक फक्कड़ कबीर पंथी की तरह यायावरी कर रहे दशरथ मांझी ने उन्हें अपनी एक प्रिय कहानी सुनाई थी, जो चिड़िया के बारे में थी। क्या थी कि चिड़िया घोंसला समुद्र बहाकर ले गया था, जिसका घोंसला चिड़िया का। कहानी उस चिड़िया की प्रचंड जिजीविषा और संकल्प को बयां कर रही थी, जिसके तहत समुद्र द्वारा घोंसला न लौटाने पर चिड़िया के अकेले ही समंदर को सुखा देने का संकल्प लिया। शुरुआत में उस पागल करार देने वाली बाकी चिड़िया भी, जो उसे पागल कह रही थी, उसके साथ जुड़ गई और फिर विष्णु का वाहन गरुड़ भी इन कोशिशों का हिस्सा बन गया। फिर बीच बचाव करने के लिए खुद विष्णु को आना पड़ा, जिन्होंने समुद्र को धमकाया कि अगर उसने चिड़िया का घोंसला नहीं लौटाया तो पल भर में उसे सुखा दिया जाएगा। तब पत्रकार ने उनसे पूछा कि कहानी की चिड़िया क्या आप ही हैं? इसके जवाब में आंखों में शरारत भरी मुस्कान लिए दशरथ मांझी ने बात टाल दी थी। पिछले कुछ सालों से दशरथ मांझी कबीरपंथी साधु बन गए थे और यायावर बने हुए थे, लेकिन कबीर का उनका स्वीकार महज ऊपरी नहीं था। उनके विचारों में भी कबीर जैसी प्रखरता थी। गरीब और मेहनतकशों का ईश्वर पूजा में उलझे रहना और तमाम अंधश्रद्धाओं का शिकार होना उन्हें कचोटता था। वे कहते थे कि जिंदगी भर फक्का कशी करते रहे आदमी की मौत के बाद मृत्यु भोज में अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं। इसके लिए लोग कर्जा क्यों लेते हैं? दशरथ मांझी हमारे बीच नहीं है, लेकिन क्या वे हमें उन मिथकीय पात्रों की याद दिलाते प्रतीत नहीं होते, जैसे पात्र हम पुराणों में मिलते हैं? फिर वह चाहे प्रोमेथियस हो या भगीरथ, ऐसी शख्सियतें जो मनुष्य की उद्दाम जिजीविषा को प्रतिबिंबित कर रही होती हैं और अपनी कोशिशों से प्रकृति की दानव शक्तियों और इंसानियत के दुश्मनों से लड़ रही होती हैं। अपने जीवन का फलसफा बयान करते हुए उन्होंने एक पत्रकार को शायद इसलिए बताया था कि पहाड़ मुझे उतना ऊंचा कभी नहीं लगा जितना लोग बताते हैं। मनुष्य से ज़्यादा ऊंचा कोई नहीं होता। बच्चों, सुभाष गाताड़े जी ने यह हमारे लिए लिखा है, जो कि बिल्कुल सही है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। ये पूरा पाठ आपको समझ में आया हो, कविता समझ में आई हो, तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं, क्या आपके विचार हैं, क्या आपके सुझाव हैं। इसके अलावा हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, और आप ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और जब तक कि हमारी दूसरी मुलाकात होती है नए अध्याय के साथ, नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।